हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज का सेशन होने वाला है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई एंड उस रिक्वेस्ट को देखते हुए आज का सेशन लाया गया है। ये जो पोस्ट आई है ये टोटल 1074 पोस्ट आई है एंड इसमें 12 पोस्ट में बाइफरगेट किया गया है। उसमें जो 8 पोस्ट है उसमें आपको 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बची हुई जो 4 पोस्ट है उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन के लिए। 24 क्वेश्चंस भी और 60 क्वेश्चन भी, और ये आपके सारी पोस्ट के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सेशन कंप्लीट देखना है जिसमें आपका जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को कवर अप किया जाएगा। आपका ये आज का पहला वीडियो होगा एंड इसकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन से लेटर्स आएंगे ये हमें पता करना है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि के बाद एम आया हुआ है, उसके बाद ओ आया हुआ है, उसके बाद क्यू आया हुआ है। सो के से एम कब आ रहा है? जब एल बीच में आ रहा है, मतलब एक लेटर बीच में आया। देन एम के बाद ओ आया है, फिर से एक लेटर बीच में आया है, मतलब +1 हो रहा है। मतलब जो भी 3 लेटर्स का जो फर्स्ट वर्ड है उसमें +1 हो रहा है। एंड ओ के बाद जो क्यू आ रहा है उसमें भी +1 हो रहा है। ठीक है, मतलब एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर आ रहा है। तो क्यू के बाद का जो एक लेटर हम छोड़ते हैं उसके बाद जो लेटर आएगा वो आएगा आपका एस, क्योंकि बीच में आता है आर, जो कि हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो एस से आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में गिवन है। तो हम ये आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं अगर यहाँ पे उस तरह का कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन में और होता एस, क्यू, आर, तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए आगे के नंबर्स फाइंड आउट करने होते। हम अभी ये सीरीज में आगे का भी लॉजिक देखेंगे, अगर वैसा आया तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। देन आगे अगर हम देखते हैं तो डी से एच की तरफ हम जाते हैं तो बीच में 3 लेटर्स का गैप हुआ है, डी, ई, एफ, जी, मतलब कि 3 लेटर्स छोड़ के उसके बाद का लेटर लिया हुआ है। देन एच से एल की तरफ भी 3 लेटर्स छोड़ा है, एल से पी की तरफ भी 3 लेटर्स को छोड़ा है। उसी तरह पी से भी हम 3 लेटर्स की गैप रखेंगे एंड उसके बाद का लेटर हम लिखेंगे तो वो आएगा आपका टी। क्यू, आर, एस, हमने ये 3 लेटर को छोड़ दिया तो नेक्स्ट लेटर आपका टी आया। एंड आप जब ए, मतलब कि उस 3 लेटर में का लास्ट लेटर को ऑब्जर्व करोगे तो ए से जी तक आप जा रहे हो तो बीच में 5 लेटर्स की गैप आ रही है। देन जी से एम तक आ रहे हो तो 5 लेटर्स की गैप आ रही है। उसी तरह जब आप एम से पी की तरफ आ रहे हो तो वहाँ पर भी 5 की गैप आ रही है। तो आपको एस से जब आप नेक्स्ट लेटर की तरफ जाओगे तो 5 की गैप लानी पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा वाई, क्योंकि एस के बाद आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये 5 लेटर्स को अगर हमने छोड़ दिया तो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, वाई। मतलब हुआ यू, फर्स्ट लेटर जो था वो +1 था, मतलब कि एक लेटर की गैप थी। सेकेंड वाले में 3 लेटर्स की गैप थी एंड थर्ड लेटर में 5 लेटर्स की गैप थी। और ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं ऑड नंबर्स, मतलब कि ऑड नंबर्स की जो गैप थी लेटर्स के बीच में। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको इस तरह, अगर आपका फर्स्ट लेटर निकल जाता है और आपको ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आपको रिमेनिंग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एस स्टार्टिंग में लेटर है, ऐसे अगर और कोई ऑप्शन मिला होता तो आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, पी इज़ टॉलर देन आर एंड एस। पी जो है वो आर और एस से टॉलर है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता आर और एस में कौन शॉर्टर और कौन टॉलर है, तो हम इसे इधर और के फॉर्म में लिख लेंगे। एस बट नॉट टॉलर देन टी। अब यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ टॉलर देन आर एंड एस, कॉमा बट नॉट शॉर्टर दैन टी एंड यू। ये जो बट आता है वो P के लिए आता है। जब भी एंड आता है और बट आता है वो सेंटेंस के पहले लेटर के लिए आता है, मतलब कि ये जो बट आया हुआ है ये आपके P के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे अगर एंड भी आया होता तो वो आपके P के लिए आया होता। ठीक है, लेकिन इस बट की जगह पे अगर आपको हु नज़र आएगा कभी तो वो आपके इमीडिएट बाजू वाले लेटर के लिए आता है।
ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एंड, बट और हु इस टाइप के स्टेटमेंट जब भी आप कोई सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग के क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको नजर आएंगे। तो आपको ये बात, ये 3 रूल्स ध्यान में रखने होंगे कि एंड और बट जब भी आता है तो वो सेंटेंस के फर्स्ट लेटर के लिए आता है। उस सेंटेंस के पहला जो लेटर था, ये सेंटेंस का पी था, तो वो उसके लिए आता है। लेकिन जब भी हु नजर आएगा तो वो उसके इमीडिएट बाजू वाले लेटर के लिए आएगा। ठीक है, अब हम हमारी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोला था बट नॉट शॉर्टर दैन टी एंड यू, मतलब कि जो पी है वो टी और यू से शॉर्टर नहीं है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं टी और यू जो आएगा वो आर और एस के बाद हम प्लेस कर लेते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम रफली प्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ भी चीज़ हमें नहीं बताई गई है। ठीक है, देन क्या बोला है, एंड क्यू इज टॉलर दैन आर एस टी यू, कि क्यू जो है वो आर एस टी यू से टॉलर है, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ पे लिख देंगे। क्यू जो है वो टॉलर है आर एस टी यू से, तो क्यू हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। बट नॉट टॉल एज पी, इसलिए मैंने क्यू को यहाँ पे प्लेस किया क्योंकि क्यू जो है वो पी से ज़्यादा टॉलर नहीं हो सकता। दैट मीन्स पी जो है वो टॉलर रहेगा, उसके बाद क्यू रखा, क्यू जो है वो आर एस टी यू से टॉलर है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता। हु अमंग देम इज़ द टॉलेस्ट, अब हमें टॉलेस्ट पूछा हुआ है। हमारे पास कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग थे। हमने 6 लोगों को प्लेस कर दिया, जिसमें से हमें जो एकदम डिफाइंड प्लेस मिली है वो पी और क्यू की मिली है। बाकी सारा जो है वो आर एस टी यू जो है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कुछ भी प्रॉपरली कहाँ पे कौन सा होगा वो नहीं पता। हम इसका अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे डेटा इनएडिक्वेट बोलोगे। लेकिन हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा टॉलेस्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा पी जो है वो टॉलेस्ट है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि उनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है या फिर कौन सा मिडल में बैठा हुआ है, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपका क्वेश्चन होगा डेटा इनएडिक्वेट। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट डेटा गिवन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो पूछा था वो था टॉलेस्ट और हमें वो पता था एग्जैक्टली कि पी जो है वो टॉलर है, इसलिए आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिक्वायर इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर बिनेथ इन द कोड लैंग्वेज। तो हम रिक्वायर को सबसे पहले लिख लेंगे REQURE। ठीक है, उसी के नीचे हमें जो कोड फॉर्म में दिया गया है वो कोड उसका हम एग्जैक्टली नीचे लिख लेंगे। अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हुआ ये है कि सारे लेटर्स को रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले E, देन R, देन I, देन U, देन Q, देन E, देन R। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, जो रिक्वायर था उसे उल्टा लिख दिया गया और वो उसका कोड बना दिया गया। तो बेनिथ को हम उल्टा लिख लेंगे। हमें ऑप्शन में ही ऑब्जर्व करना है। आपको नॉन टेक्निकल पे क्वेश्चंस को करेक्ट भी सॉल्व करना है और कम टाइम में सॉल्व करना है, ताकि आप टेक्निकल पे ज़्यादा टाइम दे सको। तो बेनीथ का कोड आपका क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आंसर लाना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे सेम 2 ऑप्शंस अगर आपको दिखते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि एच के बाद टी, देन ए, देन ई, देन एन, देन ई, देन बी। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर्स कंप्लीट द सीरीज। तो अब यहाँ पे कैसा है, जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछे गए थे। सेम क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज वो सेम नहीं आने वाले। हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले साल, मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम हुआ था तब जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के बेसिस पे आज का सेशन लाया गया है। एंड इसी तरीके का क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले आप अपनी सीरीज़ को लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इसको ब्रेक कर करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब भी आप लेटर्स को ब्रेक करोगे तो आप फटाक से उसका लॉजिक निकाल लोगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि A B आ रहा है,
फिर ए डी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, फिर ए डी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ए बी और ए डी में क्या हो रहा है, 1 by 1 चेंजेस आ रहे हैं। पहले अगर ए बी आया तो उसके बाद ए डी आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, हम रिवर्स अगर देखते हैं ए बी फिर ए डी फिर ए बी फिर ए डी फिर ए बी, तो यहाँ पे जो ए है इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये समझ आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब हमने ये कर लिया, इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि उसके बाद का जो नेक्स्ट है वहाँ पे क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अगर हम 3-3 की पेयर्स में ब्रेक करते हैं तो हम पूरी सीरीज़ को 3-3 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद अगर हम उसे अच्छे से देखते तो हमें ये पता चल रहा है सी ए डी बना, देन बी ए बी बना, फिर से क्या बनेगा आपका सी ए डी, देन फिर बनेगा बी ए बी, देन फिर से बनेगा सी ए डी, देन फिर से बनेगा बी ए बी। मतलब सीरीज़ जो थी वो कैसी थी, सी ए डी और बी ए बी बार बार आ रहा था। ये पैटर्न कुछ इस तरह था। तो हमारा सबसे पहले डी आया था, डी जो है हमारे 2 ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देन उसके बाद हमारा सी, नेक्स्ट जो बैठा वो हमारा सी बैठा, तो अगेन वो भी दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद जो हमारा बैठा वो बी बैठा हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके की सीरीज़ पूछी जाएगी तो आपको लेटर्स को ब्रेक करना होगा, ठीक है, और आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी और ए डी को देखा, तो हमें पता चला कि ऑल्टरनेट में ए बी और ए डी आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, डी को प्लेस कर दिया सी ए डी के बाद, ठीक है, एंड इसके बाद हमने हमारी सीरीज़ को ब्रेक किया, ठीक है। पहले क्यों, क्योंकि देखो हो ये रहा था कि ए डी फिर ए बी फिर ए डी फिर ए बी हो रहा था, जो कि हमें पता चल गया था कि ये ए बी और ये ए डी है, और उसके पहले एक लेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 3-3 के लेटर्स में ब्रेक होते जा रहा है, और वही जो पैटर्न है वो फॉलो होते जा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, 3 लेटर्स में ब्रेक किया। कभी आप 4 लेटर्स में भी ब्रेक करके देख सकते हो, 5 लेटर्स में भी ब्रेक करके देख सकते हो। जहाँ पे आपका पैटर्न फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा वो आपकी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद आपको ब्रेक करना है सीरीज़ को, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें 666 रिलेटेड टू 15 बोला है, तो हमें पूछा गया है कि 888 रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अब ये 666 से 15 कैसे आए ये हमें पता करना है। अगर आप को पता होगा कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216, देन 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, एंड देन 6 का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, 6 ही होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों 6 के क्यूब, 6 का यहाँ पे क्यूब लिखा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा, एंड 6 का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा। इन तीनों को हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इन तीनों का हमने एडिशन किया, तो आता है 258, ठीक है। कितना आएगा, 258, और इस 258 की अगर आप एडिशन करते हो तो आपको मिलेगा 15, 8 + 5 13, 13 + 2 15। ये लगा हमारा यहाँ पर लॉजिक, ठीक है। 6 का क्यूब, देन 6 का स्क्वायर, देन 6 का फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों को लिखा, देन तीनों की एडिशन की एंड उसका डिजिट सम किया। ये क्या था, कंप्लीट एक डिजिट था हमारा, ये कंप्लीट नंबर था 258। इस नंबर का हमने डिजिट सम किया, 2 + 5 + 8, जो कि आया 15। आपको बहुत सिंपल लॉजिक पूछे जाते हैं, मैंने ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिया है ताकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आपकी लॉजिक बिल्डअप हो, ठीक है। आपको बहुत इजी पूछा जाता है, एक तो स्क्वायर पूछा जाता है, बहुत सिंपल पूछा जाता है, ठीक है। पिछले साल भी जो पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके और लॉजिक अगर आपको बिल्ड करना है तो आप अगर डिफ़िकल्ट पढ़ते हो तो आप इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली सॉल्व कर लेते हो। इसलिए मैंने कुछ इस तरीके का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लाया, जो कि अगेन इजी ही है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम करेंगे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना है, 64, एंड 8 का फर्स्ट फॉर्म कितना होता है, 8। अब हम इन तीनों की एडिशन करेंगे, 512 + 64 + 8, तो आएगी हमारी एडिशन 584, ठीक है। एंड इस 584 का अगर हम डिजिट सम करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 17। 8 + 5 होता है 13, 13 + 4 होता है 17, तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 17। दैट इज़ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आने वाले सीरीज़ में आपके लिए मैं और भी इस तरह के क्वेश्चंस लाऊंगी, तो आपके और भी न्यू लॉजिक्स पर हम नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हम एग्ज़ाम में डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, जो भी हमें नंबर्स गिवन थे उसका क्यूब फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म का एडिशन करना था एंड उसका डिजिट सम करके हमारा लॉजिक बन रहा था। तो उसी तरह हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा related to sitting arrangement. 6 person A, D, C, E, B, F are sitting towards a circular table facing center. मतलब कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। हम अरेंजमेंट बनाएंगे, 6 लोगों का सिटिंग बना लेंगे इस तरह, एंड सारे के सारे जो लोग हैं वो इनवर्ट फेसिंग मतलब कि अंदर देख रहे हैं, सेंटर फेसिंग मतलब कि वो लोग सारे अंदर देख रहे हैं। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड हम हमारी अरेंजमेंट में उसे पुट करते जाएंगे। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकेंड लेफ्ट में क्या है, सी है। ठीक है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, आपको मैंने बताया था एंड किसके लिए होगा, सी के लिए होगा, एंड सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब कि बी के सेकेंड राइट में सी है, तो बी का सेकेंड राइट में सी है। ठीक है, समझ आया, इसलिए मैंने आपको तब बताया था एंड जो आता है वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है उसके लिए आता है, एंड सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देन नेक्स्ट क्या है, बी फेसेस डी, बी किसको फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है, ये भी समझ आया। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में क्या है, एफ है, ये भी प्लेस्ड हो गया। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी अमंग देम, अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि बी के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो बी के सेकेंड राइट में कौन है, 1 2, दैट इज सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने एक प्लेस नहीं किया, तो जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा क्वेश्चन था हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो बी का सेकेंड राइट में 1 2, दैट इज सी जो है वो बी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सिलोजिज्म। अब हमें स्टेटमेंट दिए, उससे हम एक फिगर बनाएंगे एंड उस फिगर के हिसाब से हम कंक्लूजन्स को देखेंगे एंड ऑप्शंस को टिक करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है सम मग्स आर कॉइन्स, ठीक है, एंड ऑल कॉइन्स आर ड्रोन। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे, नो ड्रोन आर मग, इसको हमें ये फिगर में देखने की ज़रूरत नहीं, इसे हम वैसे ही रॉन्ग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली पॉजिटिव है। ठीक है, कंप्लीटली पॉजिटिव है और हमें कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, निगेटिव पूछा जा रहा है, तो वो ऑलवेज रॉन्ग होगा। ये बात ध्यान में रखनी होगी, जब भी हमारे स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव है और हमें कंक्लूजन निगेटिव पूछा जा रहा है, तो उसे फिगर में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलवेज गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। अब सेकेंड, ऑल मग्स बीइंग अ ड्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे मग्स ड्रोन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। येस, इट इज़ करेक्ट। क्यों, जब भी हमें फिगर में जो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है वो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। इसका मतलब कि हमें ऑल मग आर ड्रोन फिगर में दिख रहा है क्या, नहीं, हमें रिलेशन क्या दिख रहा है, सम का। जब भी हमें फिगर में नहीं दिखता है, जो चीज़ हमें नहीं दिखती उसकी पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा था कि ऑल मग्स आर ड्रोन इज़ अ पॉसिबिलिटी, येस इट इज़ करेक्ट। जो फिगर में दिखती नहीं वो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रियंका इज 8 रैंक अहेड ऑफ श्री, who ranked 26 in class of 42, what is a Priyanka's rank from the last। अब एक क्लास है जिसमें टोटल 42 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें श्री का जो रैंक है वो 26 रैंक है। ठीक है, 26 रैंक है और उससे 8 सामने प्रियंका है। ठीक है, तो मतलब प्रियंका की पोजीशन क्या हो जाएगी, पहले ये पता करना होगा। अब 42 में से अगर 26 रैंक अगर श्री की है एंड उससे 8 आगे, अहेड मतलब कि पहले, उससे 8 पहले प्रियंका की रैंक है, तो 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतना समझ आया। 18 मतलब प्रियंका की जो रैंक आ रही है वो टॉप से,
ठीक है, वो टॉप से क्या आ रही है, 18 आ रही है। इतना समझ आ गया। अब पूछा क्या है, लास्ट से प्रियंका की रैंक कितनी होगी। अगर टॉप से 18 आ रही है, अगर हम 42 माइनस 18 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 24। ठीक है, मतलब कि प्रियंका के बाद, मतलब प्रियंका के बाद कितने लोग बैठे हुए, 24 लोग बैठे हुए। ये समझ आया आप लोगों को, प्रियंका के बाद 24 लोग बैठे हुए। पूछा क्या है, प्रियंका की रैंक पूछी हुई है। अगर यहाँ पे 24 लोग बैठे हुए तो प्रियंका की रैंक मतलब कि कितनी हो जाएंगी, 25th फ्रॉम द बॉटम। दैट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। पहले क्या बोला था, 42 है क्लास में लोग, उसमें से श्री की जो रैंक है वो है 26 एंड उससे आगे 8th रैंक पर है प्रियंका, दैट इज़ ऑन 18th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से 18 नंबर पे। तो पूछा क्या जा रहा है कि वो लास्ट से क्या रैंक करेगी। अगर मैं 42 माइनस 18 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 24। मतलब प्रियंका के बाद जो लोग बैठे हुए हैं वो 24 लोग हैं, लेकिन पूछा क्या है, उसकी पूछिए, तो वो कौन सी बन जाएंगी, 25th। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चंस फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, एनालाइज एंड डिसाइड वेदर द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज माया विथ रिस्पेक्ट टू ब्रैड। अब हमें बताना है कि माया का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रैड, और हमें 2 स्टेटमेंट दिए। इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये होता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एंड हमें ये पता करना होता है कि स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। इधर पहला यूज़ करने से आएगा या फिर दूसरा यूज़ करने से आएगा, या फिर दोनों यूज़ करने से नहीं आएगा, या फिर दोनों यूज़ करने से आएगा। ये हमें पता करना होता है। तो हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे और हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, माया इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मुझे बताइए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, माया का डायरेक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रैड, और हमें पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि माया जो है वो ईस्ट देख रही है। तो हम आंसर कर पा रहे हैं क्या स्टेटमेंट 1 से, नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स स्टेटमेंट अलोन 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। बट अगर हम स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं, ब्रैड इज टू द नॉर्थ ऑफ माया, तो बोला क्या गया है कि ब्रैड जो है वो माया के नॉर्थ में है, डायरेक्टली बोल दिया गया है। अगर अब मैं इसको फिगर फॉर्म में बनाऊंगी तो माया के नॉर्थ में कौन आ रहा है, ब्रैड आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि माया का जो डायरेक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू ब्रैड क्या है, तो माया का निकल सकता है, माया जो है वो साउथ में नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रैड अगर नॉर्थ में है दैट मीन्स माया जो रहेगी वो साउथ डायरेक्शन में रहेगी। तो हमारा ओनली 2 से आंसर बन रहा है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 2 से भी नहीं आता तो हम बोलते थे नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, अगर इन दोनों को मिलके आता है तो बोथ, एंड दोनों से भी आ सकता है आंसर, उस टाइम पे आपका आंसर बनेगा ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in each of the following question, various terms of a number series are given with one term missing as shown by question mark. Choose the missing term out of the given alternatives. इसको बोला जाता है नंबर सीरीज। अब हम नंबर सीरीज को सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर सीरीज को जब भी सॉल्व करते हो स्पेशियसली सबसे पहले उसे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। 5 के बाद 17 आया, कैसे आएगा, इंटू 3 अगर किया तो 15 आता है। 17 तो 5 की टेबल में आता नहीं है, तो +2 अगर मैं करूंगी तो 17 आ जाएगा। मतलब इंटू 3 +2 किया तो मेरा 17 बिल्ड हो रहा है। ये लॉजिक मैंने लगाया तो मेरा 17 आंसर आया। अब मुझे सेकेंड टर्म पे भी सेम लॉजिक लगा के देखना है। इंटू 3 मैंने किया, 17 3 से कितना होता है 51, +2 किया तो 53 अगेन आ रहा है। दैट मीन्स अगर लॉजिक एक से ज़्यादा बन जाए तो वही लॉजिक आगे फॉलो होता है। तो हमारा लॉजिक क्या बन गया है, इंटू 3 +2। तो अब हम क्या करेंगे, 53 इंटू 3 करेंगे। अगर हम 53 इंटू 3 करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 159। ठीक है, अब इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 161। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 161। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा लॉजिक क्या था, इंटू 3 +2। बढ़ते आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन वर्ड दिया गया है और हमें क्या बोला है, इस वर्ड की मदद से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लेटर नहीं फॉर्म हो सकता है। मतलब लेटर्स हमको ट्रांजैक्शन में से यूज़ करने हैं और इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बन रहा है। रैन, अगर हम रैन देखते हैं तो रैन बन रहा है, RAN, रैन गिवन है। देन एक्शन के लिए ACTION भी गिवन है, दैट मीन्स एक्शन भी बन सकता है ट्रांजैक्शन के मदद से। अब हम ट्रेन को देखते हैं, TRAIN, यस ट्रेन भी बन पा रहा है। अब हम रोल को देखते हैं, ROL, L गिवन नहीं है ट्रांजैक्शन में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोल, जो कि ट्रांजैक्शन की मदद से बन नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको मैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एज इट इज़ उसी टाइप के क्वेश्चंस को आज के जो मैंने लाया है 24 क्वेश्चन उसी के बेसिस पे लाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको आपका अप्रोच किस तरह होना चाहिए, ये हमारा आज का वीडियो लाने का मकसद था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, के इज़ एन's सिस्टर। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। के जो है, के इज़ एन सिस्टर मतलब वो एन की सिस्टर है, ठीक है, ये हमने बना लिया। के जो है वो एन की सिस्टर है। एल इज़ एन's मदर मतलब एन की जो मदर है वो एल है, ये बना लिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फीमेल है उसे सर्कल से डिनोट करेंगे, जो मेल है उसे हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। और जब भी मैं कपल की बात करूँगी आने वाले सीरीज़ में तो आपको मेरा ये कोड वर्ड रहेगा स्टार। तब आपको जब भी मैं ब्लड रिलेशन आएगा तो ये 3 साइंस मैं यूज़ करती हूँ। फीमेल के लिए मैं सर्कल यूज़ करती हूँ, मेल के लिए स्क्वायर एंड कपल आता है तो मैं स्टार मार्क यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने किस तरह बनाया है। तो सबसे पहले क्या था, के इज़ एन सिस्टर, तो हमने बना लिया के एन की सिस्टर है। देन एल इज़ एन's मदर, एन की मदर एल है, ये भी बना लिया। देन एम इज़ एल्स फादर मतलब कि एम जो है वो एल का फादर है, ठीक है। एल का फादर कौन है, एम है। एंड ई इज़ एम्स वाइफ, ई कौन है, एम की वाइफ है। देन हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम, पूछा क्या गया है कि के जो है वो एम से क्या रिलेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। के पूछी गई है, एम की कौन है, तो एम की जो के है वो ग्रैंड डॉटर है। आई होप आपको समझ आऊँगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सेंटेंस को रीड करते गए और हम इसे इम्प्लीमेंट करते गए। हमारा जब भी एक डायग्राम फॉर्म हो जाता है ब्लड रिलेशन का, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर हमें करना होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। निशा वॉक 7 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर ऑफिस इन ईस्ट डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायरेक्शन। निशा जा रही है ऑफिस ईस्ट डायरेक्शन में, उसने 7 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। देन शी टर्न लेफ्ट, अब उसने क्या किया है, लेफ्ट टर्न लिया और वो 5 किलोमीटर चली, ठीक है। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर से उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया एंड वो चली 5 किलोमीटर, ठीक है। विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हिज ऑफिस, अब वो ये पूछा जा रहा है कि वो अपने ऑफिस से कौन से डायरेक्शन में, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निशा ने वॉक किया था अपने ऑफिस से ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो ऊपर 5 किलोमीटर आई और आखिरी में उसने फिर से एक और लेफ्ट टर्न लिया और जो कि चली वो 5 किलोमीटर। तो पूछा गया कि वो अपने ऑफिस से अभी कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हिज ऑफिस, तो अपने ऑफिस से वो अभी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें हमने वेराइटीज़ ऑफ अलग अलग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए। वेराइटी ऑफ मैंने टॉपिक्स आपके कवर अप करने की कोशिश की। इसमें हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, कोडिंग के क्वेश्चंस पढ़े, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पढ़े, डेटा सफिशिएंसी पढ़ा, सिलोलिज्म पढ़ा, सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस पढ़े। तो इस टाइप के हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़े और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। आने वाले सीरीज़ में हम इसी तरीके के पैटर्न्स लेकर आएंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो रिलेटेड टू आपका जीके होगा।
In November 2020, Sur Sarovar, also known as Ketham Lake, in which city has been added to the list of recognized Ramsar site? तो सूर सरोवर जो था उसे नवंबर 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, जिसे कि हम केथम लेक भी कहते हैं। तो वो कौन से सिटीज़ है ये हमें बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आगरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। आपको यहाँ पे रामसर साइट जो इंडिया में दी गई उसकी एक इमेज नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी रामसर साइट है जो कि इंडिया के लिए दी गई। अभी तक के टोटल 42 इंडिया की साइट्स को रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है, जो कि आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट 3 तो अच्छे से ध्यान में रखना ही होगा कि लोनार लेक को महाराष्ट्र के लिए दिया गया, सूर सरोवर को उत्तर प्रदेश जिसे केथम लेक भी कहते हैं, एंड सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो लद्दाख का है, जिसे अभी सबसे लास्ट की रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये लास्ट 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि टोटल साइट्स कितनी है, तो वो है 42, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कोचिफाई_ऑफिशियल का इंस्टाग्राम का पेज को फॉलो करना है। ये वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू जीके मिल जाएगी। वो पेज को आप फॉलो कीजिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास कैप्चर कीजिए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर है ऑप्शन डी, कतर। कतर होस्ट करेगी फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का, ठीक है, कतर होस्ट करने वाली है। उसके बाद 18 का किसने किया था? रशिया ने किया था। 22 का कौन करने वाला है? कतर करने वाला है। एंड 26 का अगर पूछा तो वो 3 कंट्री मिलकर करने वाली है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल होस्ट फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023। 2023 का ये विमेन वर्ल्ड कप, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप बोला तो ये मेंस का था। वीमेन का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलके करने वाली है। ये एक इम्पॉर्टेंट था। देन इंडिया का जो रैंक है वो है 108 इन द इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर द ईयर 2020। 2020 में अगर रैंकिंग पूछा गया, फीफा का रैंकिंग पूछा गया इंडिया का, तो वो है 108 रैंक, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पर होने वाला है? कतर में होने वाला है। 26 का कहाँ पर होने वाला है? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ये तीनों कंट्री मिलके करने वाली है। देन विमेन का पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके करेगी 2023 का। एंड फीफा रैंकिंग अगर पूछा गया 2020 का तो वो था 108। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द इंडियन प्रीमियर ऑफ विच मूवी द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज़ बीन ओपन इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 में 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए जो कि आपके गोवा में हुए। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि सब जो कौन सी मूवी जो है जिससे इसकी शुरुआत की गई, तो आंसर हो जाएगा अनादर राउंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनादर राउंड था, इससे ओपनिंग किया गया एंड इसमें फोकस कंट्री था आपका बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको जो कि ध्यान में रखनी होगी। ये हुए थे गोवा में, ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग वाला मूवी था जिसे स्टार्ट किया गया, प्रीमियर मूवी जो थी वो थी अनादर राउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना। साथ ही ऑस्कर्स 2021 अभी जो रिसेंटली जस्ट घोषित किए गए वो ये है, बेस्ट पिक्चर मिला नोमैडलैंड को, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेस्ट मूवी होता है, देन डायरेक्टर, एक्टर एंड एक्ट्रेस। ये एटलीस्ट आपको पता होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा कोचिफाई_ऑफिशियल के पेज पे। जो भी अपडेटेड न्यूज़ आती रहती है वो सारी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आपको वो पेज को जाकर फॉलो करना होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च द आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल इन शिलोंग एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल इन जनवरी 2021। तो आसाम राइफल पब्लिक स्कूल जो कि शिलोंग में लॉन्च किया गया एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, तो वो किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, ठीक है। किरण रिजिजू, उन्होंने लॉन्च किया है आसाम राइफल पब्लिक स्कूल जो कि शिलोंग में किया। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल जो लाया गया है वो कहाँ पे लाया गया, तो वो शिलोंग में लाया गया है एंड जिसे लॉन्च किया किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो बनता है और अगर
मैं बोलूँ तो ये बन सकता है, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि खेलो इंडिया का जो यूथ गेम्स अभी 4th एडिशन होने वाला है वो कहाँ पे है। तो वो होने वाला है 2021 का आपका खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, अभी तक के 3 एडिशन हो चुके हैं। फर्स्ट हुआ था दिल्ली में 18 में, 19 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 2020 का हुआ था गुवाहाटी असम में, एंड 4th एडिशन दैट इज़ 2021 का हरियाणा के पंचकुला में होगा। देन विंटर गेम्स जो हुए वो 2021 के हुए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, विंटर गेम्स 2nd एडिशन था, आपको एडिशन में ध्यान भी रखनी होगी। ठीक है, 2nd एडिशन जो 2021 का हुआ वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, यूथ गेम्स जो थे वो हरियाणा के पंचकुला में हुए, विंटर गेम्स जो हुए वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए, एंड यूनिवर्सिटी गेम्स जो होंगे 2021 के वो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका बेंगलोर में होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने एक साथ तीनों को बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कभी यूथ पढ़ते हैं, कभी विंटर पढ़ते हैं, कभी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक ही जगह तीनों को मेंशन कर दिया ताकि आपको सब पता रहे। 4th एडिशन यूथ गेम्स का हरियाणा पंचकुला, 2nd एडिशन विंटर गेम्स का जम्मू कश्मीर गुलमर्ग, एंड यूनिवर्सिटी गेम का जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका 2nd एडिशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है ये हमें पता करना है, ये हमें बताना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज जर्मानियम। जर्मानियम जो है वो मेटालॉइड है। मेटालॉइड कौन से है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है वो होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जिनमें भी होती है वो सारे होते हैं मेटलॉइड्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो आपको ये नाम को ध्यान में रखना होगा। अगर आपको मेटलॉइड पूछा जाएगा और इनमें से कोई भी नाम दिया रहेगा तो वो होगा आपका मेटलॉइड। ठीक है, और जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम ये क्या है, हमारे मेटल्स है। ये क्या हमारे सारे मेटल्स है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मंडू फेस्टिवल 2021 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट इन February 2021। तो फेब्रुवरी में मंडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो कौन सी स्टेट में किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है मंडू फेस्टिवल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते आगे, Where did the 13th CEC Ice Hockey Cup 2021 conclude in February 2021? तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइस हॉकी 2021 का कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, लद्दाख में। आइस हॉकी अगर आपको पूछा कि 2021 का आइस हॉकी कहाँ पर हुआ तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट विच कंट्री टॉप द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया 2020 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे ने टॉप किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि रिलीज करता है वो है, इसे रिलीज कौन करता है ये इंडेक्स को, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किसने किया था, डेनमार्क ने। और यहाँ पे जो इंडिया की रैंक थी वो थी 53rd रैंक, जो कि 51st थी 2019 में, लेकिन ये स्लिप्ड हो गई 2 रैंक से, और ये 2020 में जो इंडिया की रैंक हो गई वो हो गई हमारी 53rd रैंक। टॉप है नॉर्वे एंड रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्या लाल एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भव्या लाल जो है वो इंडियन अमेरिकन है जो कि अपॉइंट हुई है चीफ ऑफ स्टाफ। तो वो कौन से एजेंसी की चीफ ऑफ स्टाफ बनी है, तो वो बनी है नासा की। ठीक है, भव्या लाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इंडियन अमेरिकन है, इसीलिए तो वो नासा की बनी है चीफ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संबंधित है। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने के से रिलेट करता है, तो वो है आर्टिकल 356। अंडर आर्टिकल 356
प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? ये आता है आर्टिकल 356 के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी, मतलब कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई है? तो वो है कर्नाटका में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेस्ट बंगाल विल ऑब्जर्व द डे एज अ देश नायक दिवस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन वेस्ट बंगाल में देश नायक दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन से दिन होती है? वो होती है 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो वेस्ट बंगाल में उसे एज अ देश नायक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसे इस साल से पराक्रम दिवस भी एज अ पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट किया जाएगा। इस साल से ये घोषित किया गया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया और आने वाले ईयर्स में 23 जनवरी पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 24 क्वेश्चन जो कि थे आपके कंप्लीट एग्जाम में जिस तरह आपके पूछे जाते हैं जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आने वाली सीरीज़ में आपको और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी सबसे पहले वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।